नेक्स्ट थ्योरम है, लास्ट लेक्चर में हमने लूसिन थ्योरम की थी। आज हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन ऑन ई, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन जी डिफाइंड ऑन आर सच डैट मेज़र, कौन से सेट की मेज़र की बात कर रहा है, ई के वो एलिमेंट जहाँ पर फंक्शन एफ एक्स जी एक्स के इक्वल नहीं है, लेस देन एप्सिलॉन होगी। फर्दर इफ़ मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम, यानी फंक्शन अगर बाउंडेड है ऑन ई, देन जी मे बी चूजन सच डैट मॉड ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू एम ऑन आर। अगर एफ मेजरेबल फंक्शन है किसी भी फंक्शन किसी भी सेट ई पर, ठीक है, तो मैं एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन जी ढूंढ सकती हूँ सच डैट जहाँ पर एफ वो एक्स के ई के वो पॉइंट जहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं है, उस सेट की मेज़र लेस देन एप्सिलॉन होगी। फर्दर अगर एफ एक्स बाउंडेड है तो जी एक्स भी बाउंडेड होगा। बाय द लूसिन थ्योरम फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमने लास्ट लेक्चर में लूसिन थ्योरम की थी। लूसिन थ्योरम क्या कहती है कि लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ई, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट एफ contained in E with measure of f complement under E less than epsilon such that f is continuous on कैपिटल F। ठीक है, हमने लूसिन थ्योरम के अंडर ये रिजल्ट प्रूव किया था, इसी का आज हम यूज़ करेंगे। तो बाय लूसिन थ्योरम से हमें पता है कि फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट एफ सबसेट मिलेगा ई का जो क्लोज्ड होगा सच डैट मेजर ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट यानी ई माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन एंड एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन एफ। ठीक है, नाउ यूजिंग द रिजल्ट, अब हम रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। लेट एफ बी अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज सेट एफ। इस लूसिन थ्योरम के रिजल्ट को अब मैं लेकर चल रही हूँ कि एफ कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज सेट एफ पर, देन देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन जी डिफाइंड ऑन आर। तो जी पर एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन जी मिल सकता है जो आर पर डिफाइंड है सच डैट जी रिस्ट्रिक्टेड टू एफ इज इक्वल टू एफ। ठीक है, देखिए f हमें क्या दे रखा है, f क्या है, मेजरेबल है ऑन e। f कोई फंक्शन है जो e टू r है। ठीक है, ये कोई मेरा e है। लूसिन थ्योरम मुझे बताती है कि f e का कोई सबसेट मिलेगा f, ये f कैसा होगा, क्लोज्ड। ठीक है, मुझे एक क्लोज्ड सबसेट मिलेगा सच दैट मेजर ऑफ f कॉम्प्लीमेंट यानी e माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन होगा और f कॉन्टीन्यूस होगा f पर। इतना रिजल्ट मुझे लूसिन थ्योरम देती है। ठीक है, अब g मेरा फंक्शन है डिफाइंड ऑन r यानी r टू r डिफाइंड है। अगर g r पर डिफाइंड है तो e इसका सबसेट होगा और e के अंदर कहीं f पड़ा है। ठीक है, तो जो यहाँ x के अंदर पॉइंट्स होंगे इस f के पास जो पॉइंट्स होंगे वही यहाँ f के पास पॉइंट होंगे। तो मैं इजीली एक g ढूंढ सकती हूँ या खुद से डिफाइन कर सकती हूँ रिस्ट्रिक्टेड टू f, यानी g देखो g का डोमेन तो बहुत बड़ा है लेकिन g के डोमेन को जब g रिस्ट्रिक्टेड टू f का मतलब क्या है, जब g के डोमेन को f बना दिया जाए, सिर्फ f पर बात की जाए तो ये f के इक्वल ही आ रहा है, यानी g फंक्शन f सेट के पॉइंट्स पर वही वैल्यू ले रहा है जो अंडर f ले रहा था वो। यानी मान लीजिए यहाँ कोई x1 है वो 1 पर जा रहा है, x2 क्या है वो 2 पर जा रहा है, तो यहाँ का जो x1 और x2 होगा वो भी 1 और 2 पर जाएगा। हम इस तरीके से एक g फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कॉन्टीन्यूस होगा और g रिस्ट्रिक्टेड टू f के इक्वल होगा। ठीक है, अब मोरेवर वाला पार्ट, फर्दर वाला, इफ़ f इज़ बाउंडेड, हमने मान लिया f बाउंडेड है, देन g तो हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं ना, g कैन बी कंस्ट्रक्टेड सो डैट इट ऑब्टेन अ मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू डैट फंक्शन ऑफ f। देखो g हमें अपने आप से कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं मान लीजिए f बाउंडेड है तो डेफिनेटली एक बाउंड मिलेगा यहाँ पर कि f(x) की वैल्यू माइनस m और m के बीच में, मान लो स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस m आ गई और कैपिटल वैल्यू m आ गई, तो g के जो बचे हुए पॉइंट है डोमेन को मैं सबको 0 पर ले जाऊँ, मान लो सबको मैं 0 पर ले गई, सबको 0 पर ले गई, तो g फंक्शन तो कंस्ट्रक्ट हो गया ना कि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू m है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस m है। इसी तरीके से यानी f के लिए तो मुझे पॉइंट्स पता लग गए लेकिन मैं इन पॉइंट्स को मैक्सिमम पॉइंट पर ही लेकर चली गई, तो g भी मैक्सिमम इसी पॉइंट पर हुआ और मिनिमम इसी पॉइंट पर हुआ, तो डेफिनेटली g कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जो बाउंडेड भी है। g हमें खुद से कंस्ट्रक्ट करना है,
हमने ले लिया, मैं इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। ये चीज़ आपने अलजेब्रा में भी पढ़ी होगी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, G रिस्ट्रिक्टेड टू F, हम किसी डोमेन को छोटा कर देते हैं। मीट्रिक स्पेस में भी पढ़ा है हमने ये, जब हम सब स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा और G रिस्ट्रिक्टेड टू F F के इक्वल होगा। क्लियर। देयरफॉर अब सिर्फ पार्ट इतना रह गया कि आउटर मेजर ऑफ इस सेट की आउटर मेजर लेस देन एप्सिलॉन दिखाना। इसके लिए काम करते हैं। देयरफॉर द सेट ए x बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स इक्वल नहीं है जी एक्स के, ये सेट सबसेट होगा ई माइनस एफ का, ठीक है। ये सबसेट क्योंकि ई के वो एलिमेंट जा रहे हैं जहाँ एफ एक्स और जी एक्स बराबर नहीं है। और मैंने जी तो कैसा डिफाइन किया है, जी को जब एफ पर रिस्ट्रिक्ट किया, यानी एफ जब सिर्फ एफ के एलिमेंट्स की बात की तो जी और एफ की इमेजेस सेम आ रही है। जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, यानी एफ के बाहर जो पॉइंट्स पड़े हैं वहाँ पर इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। एफ के बाहर मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। यानी मेजर ऑफ ए क्या होगी, लेस देन, ये सेट इसका सबसेट है, यानी मेजर ए लेस देन इक्वल टू होगा मेजर ऑफ ई माइनस एफ, और बाय लूसिन थ्योरम इसकी मेजर तो लेस देन एप्सिलॉन है, यानी इसकी भी क्या हो गई, लेस देन एप्सिलॉन। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है फ्रेचेट थ्योरम, ठीक है। क्या कह रही है ये थ्योरम, let f be a measurable function defined on E, then there exists a sequence Gn of continuous function। f कोई भी मेजरेबल फंक्शन है जो E पर डिफाइन है, ठीक है। तो there exists a sequence Gn of continuous functions on R लिखा हुआ है ये, such that Gn कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर ओन ई। आपको याद है ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन, अदरवाइज आप लास्ट वीडियो रिपीट कर सकते हैं, लास्ट वीडियोज़ में जहाँ मैंने ऑलमोस्ट एवरीवेयर करवाया था कि जिन पॉइंट्स पर जी एन एफ को कन्वर्ज नहीं कर रहा उसका एक सेट बना ले उन पॉइंट्स का, उसकी मेज़र क्या होगी, उस सेट की मेज़र क्या होगी, 0। तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। बाय द लास्ट थ्योरम, जो थ्योरम हमने अभी की है उसका यूज़ करेंगे, वहाँ किसी भी एफ फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग मुझे जी फंक्शन मिल रहा था, ठीक है। क्लियर। बाय द लास्ट थ्योरम फॉर ईच एन, जैसे जैसे मैं एन चेंज करूँगी, देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन जी एन सच दैट मेजर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ एक्स लिया जी1 एक्स के इक्वल नहीं है, लेस देन एप्सिलॉन लेना था हमें, एप्सिलॉन अपने अकॉर्डिंग लेना था, तो वो मैंने 2⁻⁻1 लिया। जब जी2 फंक्शन की बात की 2⁻2 लिया। ऐसे में बहुत सारे फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। लेट ए एन हमने सेट बनाया एक्स बिलोंग्स टू ई सच डैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एन एक्स, यानी a1 एक्स क्या फंक्शन होगा, एक्स बिलोंग्स टू ई सच डैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी1 एक्स। A2 क्या सेट होगा, x बिलोंग्स टू ई सच डैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी2 एक्स। A3 क्या होगा, x बिलोंग्स टू ई सच डैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी3 एक्स। देन द सेट यूनियन एन रनिंग फ्रॉम m टू इन्फिनिटी ए एन इज़ मेजरेबल। हमारे पास ये सेट मेजरेबल होते हैं, सिंस काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल, तो हमारे पास इनकी यूनियन भी क्या होगी, मेजरेबल, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो यूनियन है n रनिंग फ्रॉम m टू इन्फिनिटी, n रनिंग फ्रॉम m टू इन्फिनिटी है, ठीक है। एंड इनकी मेज़र की बात करेंगे, इस सेट की मेज़र की, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू, क्योंकि काउंटेबली सब एडिटिव होगा, हमें नहीं पता ये सेट कैसे हैं, अगर ये डिसजॉइंट है या नहीं है तो सब एडिटिव का यूज़ करेंगे, लेकिन मेज़र ऑफ एन तो हमने कहा इससे लेस होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एन एक्स है ना, तो ये 2⁻⁻n आ जाएगा। ये एक जीपी सीरीज बनेगी, आप इसको सोल्व करेंगे, जो हमारा ए है यानी फर्स्ट टर्म है वो 2⁻⁻m होगी डिवाइडेड बाई 1 - r, उसका यूज़ करते हुए आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ डिफाइन, अब हमने एक ए सेट डिफाइन किया है, जितनी भी ये यूनियन ली हैं इनकी इंटरसेक्शन m रनिंग 1 टू इन्फिनिटी, देखो ये यूनियन m पर डिपेंड कर रही हैं और इंटरसेक्शन m रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। देखिए नाउ वी डिफाइन सेट, हमने सेट कैसे डिफाइन किया है, इंटरसेक्शन ए इज़ द सेट क्या है, इंटरसेक्शन m रनिंग 1 टू इन्फिनिटी यूनियन n इज इक्वल टू m टू इन्फिनिटी ए एन। मैं पहले इस पर काम करूँगी, मैंने m को 1 लिया तो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। बीच में इंटरसेक्शन आएगा, m को 2 लेंगे तो ये हो जाएगा, m को 3 लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। जो इनकी इंटरसेक्शन होगी, इस सेट को मैंने क्या नाम दिया है, ए, इस सेट को क्या नाम दिया है, ए, ठीक है।
नाउ वी डिफाइन दिस, वी ऑब्जर्व दैट द सीक्वेंस दिस इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ देखो डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, जब मैं n1 से m से शुरू करूँगी तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, am यूनियन am+1 यूनियन am+2। ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग कैसे बनेगी, इस चीज़ को देखते हैं। हमने कहा यूनियन n रनिंग फ्रॉम m टू इन्फिनिटी an, ये हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी। मान लीजिए m को मैंने 5 फिक्स कर लिया एक बार, ठीक है, फिर हम अप टू सो n को m, देखो n को पहले m रखो, ये बन जाएगा am यूनियन am+1, क्योंकि m से इन्फिनिटी तक जा रहा है, यूनियन am+2 यूनियन समथिंग, ठीक है। लेकिन n को जैसे ही मैं m+1 से शुरू करूँगी तो ये बनेगा am+1 यूनियन am+2 यूनियन am+3 यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे बनेगा am+2, जो ये इसका पहला एलिमेंट है m से शुरू हो रहा है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट m+1 से शुरू हो रहा है, तीसरा m+2 से, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही तो बना रहा है। पहला एलिमेंट am से लेकर इन्फिनिटी तक गया, दूसरा जो यूनियन शुरू हुई वो am+1 से शुरू हुई, तो कम से शुरू हुई ना, यहाँ से शुरू हुई, एक सेट कम हो गया, अगले में ये सेट कम हो गया, अगले में ये सेट कम हो गया, तो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर्म हो रही है। वही लिखा इसने कि एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी एंड मेजर ऑफ दिस, इसकी मेजर की बात करेंगे, समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मेजर ऑफ an आएगा यहाँ पर, इसे मेजर ऑफ an लिखिए, ये मेजर ऑफ an है, ठीक है। मेजर ऑफ an लेस देन क्या हो जाएगा, 2⁻n, दैट इज़ 1 लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। फाइनाइट आ गया। अगर मेजर ऑफ ई फाइनाइट हो तो हमने डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए प्रपोजिशन की थी यूनिट 1 में, मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू, ए क्या है वो लिखा, दैट इज़ लिमिट अंदर चली जाती थी, आपको याद हो तो इसकी मेजर के इक्वल आएगी, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 2⁻1 है। चैप्टर यूनिट 1 में हमने ये थ्योरम की थी, जब हमारे पास ई फाइनाइट हो तो मैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर सकती हूँ। इस रिजल्ट का यूज़ किया, ये 0 आ गया, यानी मेजर ऑफ ए कितनी आ गई, 0, ठीक है। यानी मेजर ऑफ ए क्या सेट था, ए क्या सेट था हमारा, ए था इन सब के यूनियन की इंटरसेक्शन, ठीक है। और ए एन्स क्या सेट थे, देखो ए एन्स पर डिपेंड कर रहा है, और ए एन वो सेट थे जहाँ पर एफ एक्स जी एन एक्स के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर a1 होगा तो g1x के इक्वल नहीं होगा, g2x के इक्वल नहीं होगा, यानी अगर x e माइनस ए से बिलोंग कर रहा है, a के कॉम्प्लीमेंट से है, तो इसका मतलब x a में बिलोंग नहीं कर रहा, x a में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब इनकी यूनियन में नहीं जा रहा, किसी में भी नहीं जा रहा ना, ठीक है ना, क्योंकि x a क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट्स, इन सेट्स की इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। अगर इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा तो इनमें से किसी में भी, किसी एक में तो नहीं जा रहा ना कम से कम, क्योंकि इंटरसेक्शन में जाने के लिए सब में जाना जरूरी है। अगर x a में बिलोंग नहीं कर रहा, वेयर a क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ ए एन था, ठीक है। m रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड n रनिंग फ्रॉम m टू इन्फिनिटी। अगर a इंटरसेक्शन में नहीं, कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा तो इसका मतलब वो यूनियन कम से कम एक p इस यूनियन में नहीं जा रहा, यानी किसी ना किसी x a n में नहीं जा रहा फॉर ऑल, लेकिन ये तो यूनियन थी, ठीक है ना, तो यानी p या p से बड़े किसी भी सेट में नहीं जा रहा, यानी x a n में नहीं जा रहा, तो वहाँ पर यानी g n x और f x बराबर होंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p के लिए, क्योंकि अगर x a n में बिलोंग करता तो हमारा क्या आता है, g n x और f x इक्वल नहीं है, लेकिन अगर x a n में बिलोंग नहीं कर रहा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p के लिए, तो g n x इक्वल होगा f x कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p के लिए, और इनकी इसकी लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स ही होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस a, यानी a कॉम्प्लीमेंट के लिए, और a की मेजर क्या है, 0, तो यानी ये किसे कन्वर्ज कर गया, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e हो गया। यही चीज़ तो थी हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर।